नमस्ते। आज हम एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। हमारे केस का नाम है जेम एरोमेटिक्स और हमारा सबसे बड़ा सुराग है उनकी आने वाली एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीट। नमस्ते। ये केस तो काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि इस इवेंट के पर्दे के पीछे मतलब असल में चल क्या रहा है। क्या ये कंपनी वाकई एक जेम, एक हीरा है जैसा कि इसके नाम से लगता है, या फिर ये सिर्फ एक साधारण पत्थर है जिसपे अच्छी पॉलिश की गई है। हाँ। और ये एनालिस्ट मीट उस पॉलिश को उतारकर असली चीज देखने का एक बेहतरीन मौका है। अच्छा। कई लोग इसे सिर्फ एक कॉर्पोरेट औपचारिकता समझते हैं, लेकिन सच कहूं तो यह कंपनी के मैनेजमेंट के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। तो चलिए अपने जासूसी चश्मे पहनते हैं और इस केस की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि एक सामान्य कॉरपोरेट इवेंट की तरह दिखने वाली ये मीटिंग आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों है। मुझे तो लगता है ये सब बड़ी बड़ी बातें और प्रेजेंटेशन का खेल होता है। आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही लगता है। लेकिन ये किसी आम मीटिंग जैसा नहीं है। इसे आप कंपनी का एक लाइव इंटरोगेशन समझ सकते हैं। मतलब एक तरह की पूछताछ। पूछताछ। हाँ। यहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता। यहाँ आते हैं बड़े और गंभीर फंड हाउस के एनालिस्ट, ओके। जिनका काम ही है कंपनी की खाल उधेड़ना। वे मैनेजमेंट से सीधे, कड़े और असहज करने वाले सवाल पूछते हैं। ये कंपनी का असली लिटमस टेस्ट है। अच्छा। तो ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा नहीं है जहां सब सवाल पहले से तय होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक इस पूछताछ में कुछ बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। फिकॉम फैमिली ऑफिस, कैप्रोइस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, सुनिधि सिक्योरिटीज, एल्केमी वेंचर्स और लोटस एसेट मैनेजर्स। और यही नाम इस मीटिंग को खास बनाते हैं। ये कोई शौकिया निवेशक नहीं है। ये वो शिकारी हैं जो जंगल में कमजोर शिकार को सूंघ लेते हैं और मजबूत अफसरों को दूर से पहचान लेते हैं। उनका पूरा करियर ही इस बात पर बना है कि प्रेजेंटेशन में जो दिखाया जा रहा है और असलियत में जो हो रहा है, उसके बीच का फर्क कैसे पकड़ा जाए। बिल्कुल। मुझे ये बात सबसे दिलचस्प लग रही है कि ये लोग ऐसे क्या सवाल पूछते होंगे जो हम जैसे आम निवेशक सोच भी नहीं पाते। वो सीधे नफ्स पर हाथ रखते हैं। जैसे एक आम निवेशक शायद पूछेगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी या नहीं। हाँ, ये तो सामान्य सवाल है। लेकिन एक प्रोफेशनल एनालिस्ट पूछेगा, आपकी सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन क्या आप अपने 20% के ऑपरेटिंग मार्जिन को बनाए रख पाएंगे जबकि कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं? हमें इसका पूरा ब्रेकडाउन दीजिए। ओहो, फर्क तो साफ है। और क्या पूछते होंगे? वो भविष्य की योजनाओं की डेडलाइन मांगते हैं। आपकी नई फैक्ट्री कब चालू होगी? अच्छा। सिर्फ तिमाही या साल मत बताइए, हमें महीना बताइए। फिर वो ऑर्डर बुक की क्वालिटी पर सवाल करते हैं। आपके पास 6 महीने के ऑर्डर हैं, लेकिन क्या ये मजबूत क्लाइंट से हैं या इनमें डिफॉल्ट का खतरा है? वो ग्रोथ के अनुमान पर भी नहीं रुकते। वो पूछते हैं, वित्त वर्ष 26-27 के लिए आपका जो 25% ग्रोथ का अनुमान है, वो किस आधार पर है? कितनी ग्रोथ वॉल्यूम से आएगी और कितनी कीमत बढ़ाने से? मतलब हर दावे का सबूत मांगा जाता है। यहाँ गोलमोल जवाब देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन एनालिस्ट को गुमराह करना मतलब लगभग नामुमकिन है। उनके पास इंडस्ट्री का डेटा, प्रतिस्पर्धियों की जानकारी और अपनी रिसर्च टीम होती है। सही। अगर मैनेजमेंट ने जरा भी झूठ बोला या बात को घुमाया तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। और यहीं से कंपनी की वो तस्वीर सामने आती है जो चमकदार एनुअल रिपोर्ट्स में कभी नहीं दिखती। फायदा कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा है स्पष्टता, क्लैरिटी। हाँ, मीटिंग के बाद मैनेजमेंट को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी करना होता है जिसमें मीटिंग की मुख्य बातें होती हैं। इससे हमें आने वाली तिमाही मतलब Q3 के लिए कंपनी की उम्मीदें, FY 26-27 तक के रेवेन्यू और मुनाफे का एक अंदाजा और उनकी मार्जिन सुधार योजनाओं के बारे में साफ-साफ पता चलता है। जब भविष्य को लेकर अनिश्चितता कम होती है तो एक निवेशक के तौर पर आपका रिस्क भी कम हो जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो ज्यादातर रिटेल निवेशक नहीं जानते। उन्हें लगता है कि बड़े फंड्स के पास कोई जादुई जानकारी होती है, लेकिन सेबी के नियमों ने इस खेल को काफी हद तक बदल दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। ये पारदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। सेबी का नियम कहता है कि इस मीटिंग की प्रेजेंटेशन, उसके नोट्स और यहाँ तक कि उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट भी। पूरी ट्रांसक्रिप्ट? हाँ, पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट उसे एक्सचेंजों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना होगा। इसका मतलब है जो जानकारी फाइकॉम या कैप्राइस के एनालिस्ट के पास है, वही जानकारी दिल्ली में बैठे एक आम निवेशक के पास भी पहुंच सकती है।
तो ये तो एक तरह का सीक्रेट वेपन है आम निवेशक के लिए, बस पता होना चाहिए कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल, और यही तो सबसे कमाल की बात है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि बड़े लोगों को ज्यादा पता था। सबके सामने सब कुछ खुला है, मैदान बराबर है। अच्छा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे आपको संस्थागत खरीदारी का, मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग का शुरुआती सिग्नल मिल सकता है। मतलब ये पता चल जाता है कि बड़े खिलाड़ी पैसा लगाने वाले हैं या नहीं। हाँ, सोचिए, अगर मीटिंग में मैनेजमेंट के जवाब दमदार थे और कैप्रीज जैसे बड़े फंड को कंपनी का भविष्य उज्जवल दिखा, हाँ, तो वो क्या करेंगे? वो शेयर खरीदेंगे। वो बड़ी मात्रा में शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। और जब कोई बड़ा फंड खरीदता है तो वो लाखों में नहीं, करोड़ों में खरीदता है। इससे स्टॉक को लेकर बाजार की धारणा अचानक सकारात्मक हो जाती है और शेयर की कीमत में तेजी आ सकती है। ये बड़े पैसे के मूवमेंट को जल्दी पकड़ने का एक तरीका है। सही। और इसका उल्टा भी तो उतना ही सच होगा। मतलब अगर मीटिंग अच्छी नहीं रही तो आपको खतरे का सिग्नल यानी रेड फ्लैग भी सबसे पहले मिलता है। ये तीसरा और चौथा फायदा है, कमजोर संकेतों और छिपे हुए जोखिमों का पता चलना। ओके। अगर मैनेजमेंट सवालों से बच रहा है या कह रहा है कि अभी मांग थोड़ी सुस्त है, या ये संकेत दे रहा है कि मार्जिन पर दबाव बना रहेगा, तो ये एक निवेशक के लिए साफ चेतावनी है कि अभी स्टॉक से दूर रहना ही बेहतर है। और छिपे हुए जोखिम भी तो होंगे जिन पर हम जैसे आम निवेशकों की नजर नहीं जाती, जैसे कि कंपनी पर कितना कर्जा है या शायद। बिल्कुल, कर्ज तो एक है, लेकिन प्रोफेशनल एनालिस्ट और भी गहराई में जाते हैं। वो देखते हैं कंपनी का फॉरेक्स एक्सपोजर कितना है, मतलब डॉलर के उतार चढ़ाव से कितना असर पड़ेगा। हाँ, क्या उनकी इन्वेंट्री यानी बिना बिका हुआ माल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि उनका माल बिक नहीं रहा। ये तो बड़ा रिस्क है। और सबसे महत्वपूर्ण, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यानी प्रमोटर अपनी ही दूसरी कंपनियों के साथ कितने लेन देन कर रहे हैं। ये जानकारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। कमाल है। तो ये एक मीटिंग नहीं बल्कि कंपनी का पूरा एक्सरे है। चलिए अब उन डॉक्टर्स यानी फंड हाउसेस पर नजर डालते हैं जो ये एक्सरे करने आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम कैप्रीज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का लग रहा है। हाँ, कैप्रीज इस लिस्ट में सबसे मजबूत खिलाड़ी है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में इन्होंने औसतन 3.5 गुना रिटर्न दिया है। 1 मिनट, 3.5 गुना? मतलब अगर किसी ने 2 साल पहले इनके साथ 10 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 35 लाख बन गए होते। हाँ, करीब करीब उतना ही। ये कैसे मुमकिन है? इनके पास क्या कोई जादुई छड़ी है? जादुई छड़ी तो नहीं, लेकिन एक मजबूत निवेश शैली जरूर है। अब इस 3.5 गुने को संदर्भ में देखें तो इसी दौरान स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग 1.5 गुना का रिटर्न दिया है। अच्छा। यानी इन्होंने बाजार को 2 गुने से भी ज्यादा मार्जिन से हराया है। ये सिर्फ अच्छा नहीं, ये असाधारण है। तो इनकी रणनीति क्या है? ये करते क्या है? ये मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में उन कंपनियों को ढूंढते हैं जिनमें मोमेंटम और स्ट्रक्चरल ग्रोथ दोनों हो। आसान भाषा में? आसान भाषा में कहें तो ले ऐसी रॉकेट ढूंढते हैं जो उड़ने के लिए तैयार हो और जिसमें सालों तक उड़ने का ईंधन हो। इन्होंने सोलर एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे भविष्य के सेक्टर्स में बहुत सफलताओं लगाए हैं। अच्छा, जैसे? INS सोलर में 7 गुना, ग्राविटा इंडिया में 4 गुना और E2E नेटवर्क्स में 3.5 गुना रिटर्न इसी रणनीति का नतीजा है। तो अगर केप्राइस जैसी फर्म जेम एरोमेटिक्स में दिलचस्पी दिखा रही है तो इसका मतलब है कि वे इसे अगला रॉकेट मान रहे हैं। ये एक मजबूत संभावना है। वो इसमें सिर्फ कुछ महीनों की नहीं बल्कि कई सालों तक चलने वाली ग्रोथ की कहानी देख रहे होंगे। तो केप्राइस जैसे फंड मोमेंटम और तेज ग्रोथ की तलाश में है, लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम है जो बिल्कुल उल्टी रणनीति अपनाता लगता है, फिकॉम फैमिली ऑफिस। इनका क्या अंदाज है? फिकॉम दलाल परिवार का प्राइवेट फैमिली ऑफिस है और उनकी शैली केप्राइस से एकदम अलग है। कैसे? खजाने की तलाश में है। ये उन कम चर्चित मिड कैप कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं जिनकी असली कीमत बाजार ने अभी तक नहीं पहचानी है। मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। इनकी रणनीति धीमी, स्थिर और वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित है। HBL पावर सिस्टम्स में इनकी होल्डिंग इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो अगर फाइकॉम रुचि ले रहा है तो वे शायद जेम एरोमेटिक्स को एक अंडरवैल्यूड जेम, मतलब छुपा हुआ हीरा मान रहे हैं। वो इसे खरीदकर सालों तक इंतजार करने को तैयार है। सटीक। उनका नजरिया लंबी अवधि का होता है। अब लिस्ट में कुछ और भी दिलचस्प नाम हैं, जैसे अल्केमी वेंचर्स। हाँ, ये आरती इंडस्ट्रीज ग्रुप का फैमिली ऑफिस है। केमिकल इंडस्ट्री के दिग्गज होने के नाते ये स्मार्ट और रूढ़िवादी निवेशक माने जाते हैं। अच्छा। इनका फोकस आजकल
क्लाइमेट और रिन्यूएबल एनर्जी पर है। इन्होंने प्रोजियल इंफ्रा नाम की एक सोलर कंपनी में $4 मिलियन का निवेश भी किया है। मतलब ये भी एक गंभीर और क्वालिटी निवेशक है। अब सुनिधि सिक्योरिटीज और लोटस एसेट मैनेजर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी उपस्थिति भी एक कहानी कहती है। सुनिधि मुख्य रूप से एक स्टॉक ब्रोकर और एनबीएफसी है। उनकी मौजूदगी ये संकेत दे सकती है कि उनके हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स इस कंपनी में रुचि दिखा रहे हैं। वो जमीन पर क्या माहौल है ये समझने आए हो सकते हैं। और लोटस एसेट मैनेजर्स ऐसे छोटे फंड्स के बारे में अक्सर सार्वजनिक जानकारी कम होती है, लेकिन यही उनकी ताकत है। वे रडार के नीचे रहकर काम करते हैं और अक्सर उन छिपे हुए हीरों को ढूंढ निकालते हैं जिन पर बड़े फंड्स की नजर नहीं पड़ती। अच्छा, तो उनकी उपस्थिति भी एक दिलचस्प संकेत है कि शायद कुछ ऐसा है जो अभी सतह पर नहीं दिख रहा। बहुत खूब। तो कुल मिलाकर हमारे पास रॉकेट ढूंढने वाले कैप्रेज, खजाना खोजने वाले फिस्कॉम और छुपे हुए हीरे तलाशने वाले लोटस, सभी तरह के जासूस इस केस पर लगे हुए हैं। हाँ। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हाँ। इस पूरी चर्चा के बाद जब मीटिंग खत्म हो जाए तो एक निवेशक को किन ठोस संकेतों पर नजर रखनी चाहिए? ये इस पूरी जासूसी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है। मैं कहूंगा कि 5 मुख्य सुरागों पर नजर रखनी है। 5? ठीक है, तो पहला सुराग क्या है? पहला और सबसे बड़ा सुराग है FY 26-27 के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस। क्या वे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हम 25% की ग्रोथ हासिल करेंगे और ये हैं हमारे कारण? या फिर वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जैसे हम कोशिश करेंगे या बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा? उनके शब्दों में छिपा आत्मविश्वास या हिचकिचाहट बहुत कुछ बता देती है। सही बात है। दूसरा सुराग है वॉल्यूम ग्रोथ, खासकर उनके मुख्य सेगमेंट एरोमेटिक्स और एसेंशियल ऑयल्स में। वॉल्यूम ग्रोथ, देखिए, सिर्फ कीमत बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ना अच्छी बात नहीं है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप ज्यादा माल बेच रहे हो। क्या कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ पर कोई ठोस आंकड़ा दे रही है? मैं आपकी बात समझ गई। मान लीजिए मैनेजमेंट का गाइडेंस मजबूत है और वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, फिर तीसरा सुराग क्या होगा? तीसरा सुराग होगा मार्जिन। क्या मैनेजमेंट को उम्मीद है कि उनके मुनाफे का मार्जिन स्थिर रहेगा या बढ़ेगा? अच्छा, अगर बिक्री तो बढ़ रही है लेकिन हर बेची हुई चीज पर मुनाफा घट रहा है तो ये एक खतरे की घंटी है। ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जो तेज तो चल रही है लेकिन उसका इंजन तेल ज्यादा पी रहा है। और चौथा सुराग, जो शायद सबसे सीधा होगा, वो ये है कि क्या कैप्रीजे या फाइटॉम जैसे बड़े खिलाड़ी मीटिंग के बाद वाकई में खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल। बातें अपनी जगह हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है ये सबसे बड़ा सबूत होता है। उनके एक्शन उनके शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं। अगर मीटिंग के बाद ब्लॉक डील्स में या शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका नाम दिखता है तो ये सबसे मजबूत सकारात्मक संकेत है। और आखिरी पांचवा और आखिरी सुराग है एनालिस्ट्स किन खास जोखिमों पर प्रकाश डाल रहे हैं। मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट में Q&A सेक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अच्छा, हो सकता है कोई एनालिस्ट किसी ऐसे जोखिम की ओर इशारा करे जिस पर अब तक किसी का ध्यान ही ना गया हो। ये वो सुराग हो सकता है जो पूरे केस की दिशा बदल दे। तो अगर इन 5 सवालों के जवाब सकारात्मक मिलते हैं, मजबूत गाइडेंस, अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ, स्थिर मार्जिन, बड़े निवेशकों की खरीदारी और कोई बड़ा नया जोखिम नहीं, तो ये जेम एरोमेटिक्स के लिए अगले 6 से 12 महीनों में एक बहुत मजबूत प्रदर्शन का संकेत हो सकता है। हाँ, तब ये कहा जा सकता है कि ये केस सुलझ गया है और ये कंपनी वाकई एक जेम है। ये पूरी प्रक्रिया एक पहेली को सुलझाने जैसी है, जहां हर सुराग अपनी सही जगह पर फिट होना चाहिए। शानदार। तो आज हमने देखा कि कैसे एक एनालिस्ट मीट सिर्फ एक कॉर्पोरेट इवेंट नहीं, बल्कि किसी कंपनी के स्वास्थ्य और भविष्य की दिशा को समझने का एक शक्तिशाली जरिया है। हमने एक जासूस की तरह जेम एरोमेटिक्स की आगामी मीटिंग के मामले में प्रमुख संदिग्धों यानी निवेशकों, उनके काम करने के तरीकों और उन महत्वपूर्ण सुरागों को समझा जिन पर हमें नजर रखनी है। और ये विश्लेषण ये भी दिखाता है कि प्रोफेशनल निवेशक किसी कंपनी का मूल्यांकन कैसे करते हैं। वे सिर्फ सतही नंबर नहीं देखते, बल्कि गहराई में जाकर सवाल पूछते हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जब सेबी के नियमों के कारण सभी के पास एक ही जानकारी उपलब्ध होती है, वही प्रेजेंटेशन, वही ट्रांसक्रिप्ट, वही आंकड़े, तो भी कुछ निवेशक दूसरों से बेहतर प्रदर्शन क्यों कर पाते हैं?
क्या ये सिर्फ जानकारी का होना है या उस जानकारी की सही व्याख्या करने की कला है जो असली अंतर पैदा करती है?